हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग अपना छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे जिसका उपयोग हम लोग आगे आने वाली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है ना, यहीं से शुरू होता। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो बेसिक था, शुरुआत तो यहाँ से होगी। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही मन लगा के आपको समझना है, ठीक है। मैं आज की वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको सभी वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वहां भी जाना नहीं चाहते तो किनारे आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, बात करते हैं पहले प्रमेय की। पहले प्रमेय की बात करें तो इसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है बीपीटी। जहां भी हमें आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय बोलने की जरूरत होगी वहां पर हम इसे बीपीटी बोलेंगे। भाई, इतना लंबा नाम लेने की क्या जरूरत है। अगर बीपीटी कहने से आप समझ रहे हैं कि बात आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय की हो रही है तो इतना लंबा नाम क्यों लेंगे, हम लोग इसे बीपीटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय की, कि जब भी हमें जरूरत होगी आगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, बीपीटी बोलेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रमेय कहता क्या है। ये प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं का भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तब अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो मतलब समझो इसका। मैंने कह दिया कि मेरे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। मेरे पास एक त्रिभुज है ABC। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब इसमें से तीन भुजाएं हैं तो इसमें से आप कोई भी भुजा ले सकते हो। जो जैसे मैंने कहा कि मैं भुजा BC की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं भुजा BC की बात कर रहा हूं। तो कह रहा है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं का भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद करने के लिए, तो अगर आप BC की बात कर रहे हैं तो अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, AB और AC, ये तो दोनों होंगी। और अगर आप AB की बात करेंगे तो अन्य दोनों भुजाएं कौन सी होंगी, AC और BC। अगर आप AC की बात करेंगे तो अन्य दोनों भुजाएं AB और BC होंगी। तो मैंने BC की बात की है तो अन्य दोनों भुजाएं कौन सी हैं, AB और AC, ठीक है। तो कह रहा है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं का भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए। तो खींच लेते हैं, ठीक है। देखो, मान लीजिए कि AB का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, D है, और AC का प्रतिच्छेद बिंदु E है, ठीक है। उसने कहा है कि एक भुजा के समांतर, अगर आप इस भुजा की बात करें तो इस भुजा के समांतर आप एक रेखा खींच दीजिए, कौन सी, DE। ये आपको इस प्रमेय में दिया गया है, ठीक है। तब कह रहा है कि अगर आप इसको इसके समांतर खींचते हैं तो ये क्या करता है, अन्य दोनों भुजाओं को यानी AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर देता है। कहने का कुल मतलब यह है कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि ये जो DE है ना, ये जो DE है ये समांतर है किसके, BC के। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने DE को BC के समांतर क्यों किया। आप किसी भी भुजा के समांतर ले सकते हैं। मैंने BC के समांतर इसको खींचा है, आप चाहते तो AB के समांतर खींच देते यहां पर, आप चाहते AC के समांतर खींच देते यहां पर, ठीक है। तो किसी एक भुजा के बारे में उसने बात किया था तो मैंने BC की बात कर ली, ठीक है। ये आपको दिया गया है कि भाई DE जो है वो क्या है, BC के समांतर है, ठीक है, ओके। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो, इसने कहा कि अगर आप किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींचते हैं तो ये रेखा क्या करती है, अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। कहने का कुल मतलब यह है कि आपको सिद्ध करना है AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। यह आपको सिद्ध करना है।
फिर से मैं बोल दूं, ये प्रमेय कहता है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर अगर आप कोई रेखा खींचते हैं तो वो रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है, यानी विभाजित कर देती है। यही इस प्रमेय का मतलब है। तो हमें अब ये सिद्ध करना है, ठीक है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहला काम, आपको कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी, तो आप लिख दीजिए, है ना, रचना आपने क्या किया। सबसे पहला काम, डीसी और ईबी को मिलाया। क्या किया आपने, डीसी को और बीई को मिला दिया आपने। थोड़ा सा ये तिरछा हो गया है, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने डीसी को और ईबी को मिला दिया, ठीक। और एक काम और करते हैं, इस डी पॉइंट से मैंने एक लंब खींच दिया, डीएम। क्या किया, हमने एक लंब खींचा, डीएम। किस भुजा पर खींचा है, ये डीएम जो खींचा गया है वो एसी पर खींचा गया है। तो डीएम लंब है किस पर, एसी पर। तथा यहां से भी हमने एक लंब खींचा, यहां से भी हमने एक लंब खींचा, है ना, मान लो इसको एन। तो यहां से हमने लंब खींचा EN, किस पर, ये AB पर है। इतना समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। कुछ नहीं किया भाई, D को C से मिला दिया, E को B से मिला दिया, उसके बाद D से मैंने लंब खींच दिया DM, किस भुजा पर, AC पर, और E से मैंने लंब खींच दिया EN, किस भुजा पर, AB पर, ठीक। इतना काम हमने कर लिया। अब देखो, ध्यान से देखो, अब बात करते हैं उपपत्ति की, बात करते हैं हम उपपत्ति की, ठीक है, यानी प्रूफ की। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। अच्छा, इतना लंबा नहीं लिखेंगे हम लोग, ADE का क्षेत्रफल लिखने से आसान है। हम लोग क्या करेंगे, AR और ऐसे लिख देंगे ADE। इसका मतलब हो जाएगा कि हम त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे RADE। तो अगर आप त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है, क्या पता है, कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो ध्यान से, ADE, इस वाले त्रिभुज की अगर आप बात करोगे, इस वाले त्रिभुज की आप बात करोगे, तो मैं इसको किनारे बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए आराम से। देखो भाई, ये है A, ये है D, ये है E, ठीक है। और देखो EN क्या है, EN लंब है, तो इसको ऐसे बना दिया। देखो, अगर आप इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। भाई सिंपल सी बात है, क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई। अब ध्यान से देखना थोड़ा, अगर आप इसको आधार मानते हो DE को, तो इसकी ऊंचाई नहीं पता आपको। अगर आप आधार AE को मानते हैं तो इसकी ऊंचाई नहीं पता है। लेकिन अगर आप आधार AD को मानते हैं, अब इस त्रिभुज को मैं घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा क्या, D, और ये हो गया आपका E, और ये हो गया आपका N। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसका आधार हो जाएगा AD और इसकी ऊंचाई हो जाएगी EN। बात समझ में आई। तो अगर आप ADE के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो आधार किसकी बात करेंगे, AD की। तो ये हो गया 1/2 इंटू AD इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी भैया, EN। बात समझ में आई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमने सिंपल सा काम किया क्या, कि भाई ADE की अगर आप बात कर रहे हैं तो आधार होना चाहिए आपके पास और ऊंचाई होनी चाहिए। तो ऊंचाई कौन बताएगा, ऊंचाई EN बताएगी, ठीक है, EN बताएगी। तो ये हो गई ऊंचाई और आधार, अगर EN ऊंचाई है तो आधार AD हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप बात करेंगे त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल की। त्रिभुज DEB इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो जाहिर सी बात है ये भी होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले आधार पता करेंगे और फिर ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया B। ठीक है, ये त्रिभुज है DEB, इसको मैंने ऐसे बना लिया, इस वाले त्रिभुज को मैंने ऐसे घुमा के यहां पर रख दिया। अब अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए कि ये हो गया आधार, ये हो गया आधार, तो भैया ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे पता चलेगी? आप इस वाले लाइन को पीछे बढ़ा दो और यहां से आप लंब डाल दो। ये जो मान लो ये EN है, तो EN जो होगा वो क्या करेगा? इस त्रिभुज की ऊंचाई को बताएगा। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, DEB ये त्रिभुज हो गया, D को पीछे बढ़ाया, इसे लंब डाला क्या? EN। यही EN क्या करेगा? इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई को बताएगा। जो बात मैंने यहां पर आपको समझाया वो वहां पर दिख रहा होगा आपको। EN क्या होगा? EN इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई है ना। तो देखो 1/2 आधार क्या हो गया भाई? DB और ऊंचाई क्या हो गई? EN। बात समझ में आई? कुछ नहीं है, बस आपको आराम से समझना है। जब मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई पता करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने E से लंब डाल दिया EN और D को पीछे बढ़ाया। तो ये जो EN है वो इस त्रिभुज की क्या करेगा? ऊंचाई को बताएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने पहले ADE का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर DEB का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, मतलब बटा करेंगे। ठीक है, देखो अब अगर आप कहते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा भैया? ADE का क्षेत्रफल आपको कितना मिला है? 1/2 AD गुणे में कितना? EN अपॉन DEB का क्षेत्रफल कितना मिला है? 1/2 गुणे DB गुणे EN, यही तो मिला है। और देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, यहां से आपके पास क्या बचेगा? ऊपर AD बच जाएगा और नीचे DB बच जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। यहां तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और हमने किया क्या? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने ADE का क्षेत्रफल निकाल लिया और DEB का क्षेत्रफल निकाल लिया, है ना। ADE का क्षेत्रफल निकाला, इतना आया, DEB का क्षेत्रफल निकाला, इतना आया। इन दोनों का जो हमने अनुपात निकाला तो हमें क्या मिला? AD/DB मिला। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अभी हमको और काम करने हैं, इसलिए इसको हम मिटाते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि आपका समीकरण नंबर 1 जो आया है वो क्या है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर AD/DB। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक बार फिर से हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आप पूछोगे कि एक बार निकाला तो था, दोबारा निकालने की क्या जरूरत है? ध्यान से देखो, पहली बार जब आपने निकाला तो EN जो था, EN ये इस त्रिभुज में ऊंचाई का काम कर रहा था। लेकिन आप ध्यान से देखें तो DM भी इस त्रिभुज में ऊंचाई का काम कर रहा है। तो भाई इस ऊंचाई को लेकर भी तो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए। बोलेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया? 1/2 गुने। ध्यान से देखिए, अगर आप इस ऊंचाई की बात करेंगे DM की, तो आधार कौन होगा? AE हो जाएगा। कौन होगा? AE हो जाएगा इनटू ऊंचाई क्या हो गया? DM। बात समझ में आई? समझो बात को। इस त्रिभुज को मैं यहां बना दे रहा हूं। ये हो गया A, ये हो गया E और ये हो गया आपका D। D से आपने लंब डाला था, लंब डाला था क्या? M। तो अगर इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार हो गया AE और ऊंचाई हो गई DM। तो आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तथा अब की बार निकालेंगे DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से,
पिछली बार हमने DEB का निकाला था, आपकी बार DEC का निकालेंगे। अगर आप DEC का निकाल रहे हैं तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। ये हो गया E और ये हो गया क्या, C, ठीक है। और ये मान लीजिए ये हो गया क्या, D। देखो ना, DEC, DEC। अब देखो, अगर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का, तो अगर आधार EC हो गया, अगर आधार EC हो गया तो ऊंचाई भी तो पता होनी चाहिए। ये इसकी ऊंचाई नहीं है, ये इसकी ऊंचाई नहीं है, तो क्या करेंगे, इस वाले को पीछे बढ़ाएंगे और यहाँ से एक लंब डालेंगे और वो लंब मान लीजिए DM है, तो ये ऊंचाई हो गई और ये आधार हो गया। अभी हम लोगों ने जब DEB का क्षेत्रफल निकाला था तो यही काम किया था। आपको बस समझने की जरूरत है कि DEC के बारे में जब आप बात करेंगे तो अगर ये आधार है तो इसकी ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। और इसकी ऊंचाई कौन बताएगा, यहाँ से जो लंब डाला गया है इस वाली भुजा पर DM, यही इस त्रिभुज की ऊंचाई को बताएगा। तो DM क्या हो गया, इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई हो गया, और EC क्या हो गया, आधार हो गया। तो इसका क्षेत्रफल आया 1/2 गुना AC गुना DM, ठीक है। तो अब की बार हमने क्या किया, ADE का क्षेत्रफल निकाला DM को ऊंचाई मान के, तो DM अगर ऊंचाई हो गया तो AE क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और DEC का क्षेत्रफल निकाला, EC क्या हो गया, आधार, तो DM क्या होगा, इसके लिए ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया भैया, 1/2 गुने AE गुने DM बटे में 1/2 गुने EC गुने DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। यहाँ से आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बटे कितना, EC। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो ध्यान से देखो, पहला समीकरण AD बटा DB है और दूसरा समीकरण AE बटा EC है। अगर हम इन दोनों को बराबर लिखना चाहते हैं तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए और होंगे। ध्यान से देखें आप, तो इस वाले में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, इस वाले में भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, तो ऊपर वाला तो इन दोनों का बराबर है। अगर नीचे वाला बराबर हो जाए तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, और अगर इतना बराबर इतना हो गया तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। भाई अगर बायां पक्ष बराबर हो गया तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझो, चूंकि त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब आप पूछोगे कि ये कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो, DEB और DEC, इन दोनों में DE कॉमन है, इन दोनों में क्या है, DE कॉमन है। और ये दोनों त्रिभुज DEB और DEC, ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। तो यहां पर आप लिख देंगे क्योंकि DEB, त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC उभयनिष्ठ आधार और समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुज है। बात आई समझ में। कुल मिला के बात इतनी है कि DE और BC क्या हैं, दोनों समांतर हैं। और आप DE की बात करो तो DEB इस वाले त्रिभुज में भी है और DEC इस वाले त्रिभुज में भी है। तो DE तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, DE दोनों में उभयनिष्ठ हो गया और दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। इसलिए ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बराबर इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। कहने का कुल मतलब यह है कि ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर हो गया, और अगर हो गया तो ये पूरा इस पूरे के बराबर हो जाएगा। हमारा काम बन गया। ठीक, तो लिखेंगे
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसका मान कितना था? AD बटा DB, और इसका मान कितना था? AE बटा EC। यही आपको सिद्ध करना था। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमने सिद्ध कर लिया। आपके एग्जाम में ये प्रमेय डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आपसे कह देगा कि आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या कहता है, कथन सहित सिद्ध कीजिए। तो आपको ये कथन यानी स्टेटमेंट याद रखना होगा। उसके बाद जैसे जैसे मैंने सिद्ध किया ऐसे ऐसे आपको सिद्ध करना है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप आराम से कर पाओगे। या फिर कभी कभी ये पूरा कथन स्टेटमेंट दे देता है तो आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो किसी तरह से पूछ सकता है आपसे, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। दूसरी बात, और इस रिजल्ट की बात करें, जो रिजल्ट हमें मिला है इसकी बात करें, तो अब इसका यूज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में करेंगे। अब बार बार ये थोड़ी प्रूव करने जाएंगे कि भाई अगर कोई आपको त्रिभुज दी जाए, उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। ये तो हमने सिद्ध कर लिया ना। अब हमें जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग इसे डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब इस प्रमेय को लेकर 1-2 छोटी छोटी बातें और हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक त्रिभुज लिया ABC और BC के समांतर एक रेखा हमने खींचा था, कौन सा? DE। तब हमने कहा ये DE क्या करता है, इस AB और AC को समान अनुपात में बांट देता है, यानी कि हमें रिजल्ट मिलता है AD बटे में क्या? DB बराबर AE बटे में कितना? EC। ये हमें मिलता है। अब आप पूछो कि भाई DE को हमने BC के समांतर लिया तो ये आया। अगर हम DE को BC के समांतर ना लें, AB के समांतर लें, तब क्या रिजल्ट आएगा? तो देखो ध्यान से। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अगर आप कहते हो कि DE यहां पर है, D क्या है? AB के समांतर है, तो भैया कुछ नहीं करना, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, या इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। मतलब ये कि ये आ जाएगा CD बटे DA बराबर CE बटे में EB। कोई फर्क नहीं पड़ता आप रेखा किस भुजा के समांतर ले रहे हो। अगर आप रेखा इस वाली भुजा के समांतर लोगे तो ये रेखा क्या करेगा? 2 अन्य भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगा। अगर रेखा को आप BC के समांतर ले रहे हो तो ये इन दोनों भुजाओं को बांटेगा। अब आप कहो कि मैं इस रेखा को इस वाली भुजा के AC के समांतर लेता हूं, तो ले लो भैया, कोई नहीं रोक रहा आपको, कोई नहीं रोक रहा है आपको। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अगर आप AC के समांतर लेते हो तो ऐसा हो जाएगा कुछ, ये हो गया D, ये हो गया E। अब क्या होगा? अब ध्यान से देखो, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, यानी कि आ गया BD बटे DA बराबर BE बटे EC। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे कि रेखा किस भुजा के समांतर है। आप बस ये देख लो कि अगर रेखा इस वाले भुजा के समांतर है तो बची हुई दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट दो। ठीक है, तो ये प्रमेय यही कहता है। ठीक, एक छोटी सी बात और जिसका हम लोग क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, उससे हमारा फायदा होगा। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अभी हमने ये सिद्ध कर लिया कि अगर हमें एक त्रिभुज दिया गया हो ABC, ठीक है, और एक रेखा दी गई हो DE जो BC के समांतर हो, तब यह DE क्या करता है? AB और AC को बराबर अनुपात में बांट देता है। यानी हमें मिलता है AD बटे DB बराबर AE बटे में कितना? EC। यही तो मिलता है। एक काम करते हैं, यहां से हम एक और रिजल्ट निकालते हैं, एक और निष्कर्ष निकालते हैं। देखो कैसे। अगर मैं इधर बाएं साइड में एक जोड़ देता हूं इधर, तो अगर आपने एक बाएं साइड में जोड़ा है तो दाएं साइड में भी आपको एक जोड़ना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, जो काम आप इधर कर रहे हो वही काम आपको उधर भी करना है। ठीक है, अब देखो,
अगर आप इसे हल करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, AD प्लस DB का एक में गुणा होगा तो ये हो गया DB बटे में कितना, DB। बात आई समझ में। यहां से देखो AE प्लस में कितना, EC बटे में कितना भैया, EC। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से, AD प्लस DB, इस त्रिभुज में देखो AD प्लस DB कितना है, इतना प्लस इतना बराबर पूरा, यानी AB। समझ में आई बात। और यहां देखो AE प्लस में EC बराबर कितना भैया, पूरा AC। AD प्लस DB को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं AB बटे में कितना, DB बराबर AE प्लस EC को क्या लिख सकते हैं, AC बटे में कितना, AC। तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा किसी भुजा के समांतर है तो अन्य दोनों भुजाओं में क्या संबंध होगा, पूरा AB बटे में DB, ये पूरा AC बटे में EC। ठीक, तो ये भी रिजल्ट आपको मिल सकता है, इसका भी हम लोग कहीं कहीं पर यूज कर सकते हैं। और ये आया कैसे, ये आया तभी, ये तभी आया है जब इस वाली रेखा ने इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटा। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो हम AB बटा DB भी लिख सकते हैं और AC बटा EC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका BPT थ्योरम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम जो दूसरा थ्योरम देखेंगे वो इसका इन्वर्स होगा, इसका उल्टा होगा, विलोम होगा। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। दूसरे प्रमेय की बात करें तो इसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, यानी अभी जो हम लोगों ने सिद्ध किया उसका उल्टा इसमें करना है। अब उल्टा क्या है, देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ABC, एक तीसरी रेखा है DE, अगर ये DE AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो हमसे कह रहा है कि जो DE है वो BC के समांतर होती है। मतलब ये कि इस प्रमेय में आपको दिया गया है क्या, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये इस वाले प्रमेय में दिया गया है और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, कि जो DE है ना, DE है वो BC के समांतर है। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में ये दिया गया था कि DE BC के समांतर है, तब AD बटा DB बराबर AE बटा EC सिद्ध कीजिए। इसमें कह रहा है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया गया है, मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है, तब आप बताओ कि जो DE है वो तीसरी भुजा यानी BC के समांतर है। यह हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। अब इसे सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो, हमने कहा कि हमारे पास DE डैश, हमारे पास DE डैश है जो क्या है, BC के समांतर है। यह हम मान लेते हैं, तो हमने कहा कि मान लिया कि DE डैश समांतर है किसके, BC के। ये हमने मान लिया। ठीक, अब देखो, हमें ये नहीं पता कि DE BC के समांतर है, लेकिन हमने ये मान लिया कि DE डैश जो है वो क्या है, BC के समांतर है। और अगर ये इसके समांतर है तो अभी हम लोगों ने BPT थ्योरम पढ़ा, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय पढ़ा। उसमें हमने क्या देखा कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर है तो वो क्या करती है, अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, तब AD बटे में क्या, DB बराबर, अगर ये रेखा इस वाली भुजा के समांतर है तो AD बटा DB बराबर AE डैश बटे में E डैश C। ये कैसे हुआ, ये तो हो गया BPT से। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है
तो रेखा अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में यानी एक ही अनुपात में बांट देती है। मतलब अगर डी ई डैश बी सी के समांतर है, डी ई डैश बी सी के समांतर है, तो ये क्या करेगा, ए बी और ए सी को बराबर अनुपात में बांटेगा। मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको आप मान लो फर्स्ट, इसको आप मान लो सेकंड। ध्यान से देखो, इसका बायां पक्ष इसके बाएं पक्ष के बराबर है, तो जाहिर सी बात है दायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बोलोगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी, यही आएगा। ये कब संभव है, ये कब संभव है? अब आप खुद देखो कि ए ई बटे ई सी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा कि भैया ई डैश और ई एक दूसरे के ऊपर है, मतलब एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। यहाँ से हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि ई और ई डैश क्या हैं, समपाती हैं, यानी कोइंसाइड हैं, समपाती हैं। समपाती का मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरा, मतलब ई और ई डैश में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही बिंदु हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर तभी होंगे जब ई और ई डैश क्या हो, समपाती हो। और हमने माना क्या था, हमने माना था कि डी ई डैश बी सी के समांतर है। अगर डी ई डैश बी सी के समांतर है और ई डैश ई के समपाती है, तो हम कह सकते हैं कि डी ई क्या है, बी सी के समांतर है। यहां से हो जाए डी ई डैश समांतर है बी सी के, ये तो हमने मान लिया था। अगर डी ई डैश बी सी के समांतर है और ई डैश ई के समपाती है, मतलब ई और ई डैश में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही बिंदु पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि डी ई जो है वो किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। और यही हमें सिद्ध करना था, बताइए सोच में। तो इस प्रमेय में ऐसा कुछ नहीं था, ये पहले वाले प्रमेय का उल्टा था। एक बार मैं आपको फटाफट फिर से समझा देता हूं। ये प्रमेय कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब अगर डी ए बी और ए सी को बराबर अनुपात में बांटती है, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी के रूप में बांटती है, तब हमें सिद्ध करना था कि डी ई क्या है, बी सी के समांतर है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने डी ई डैश एक अलग पॉइंट लिया, ई डैश, और डी ई डैश को हमने बी सी के समांतर मान लिया। अगर डी ई डैश बी सी के समांतर है तो यहाँ से हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं, यानी आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय लगा सकते हैं। वो प्रमेय कहता है कि अगर ये रेखा इस भुजा के समांतर है तो ये रेखा क्या करेगी, दो अन्य भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देगी। तो डी ई डैश ने क्या किया, ए बी और ए सी को बांट दिया, तो क्या मिला हमें, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब देखो समीकरण 1 हमें दिया गया था और समीकरण 2 हमें मिलाइए, इसका बायां पक्ष इसका बायां पक्ष, ये दोनों बराबर हैं, तो अगर बाएं पक्ष इनके बराबर है, दाएं पक्ष भी बराबर होगा, मतलब ए बटा ई सी बराबर ए डैश बटा ई डैश सी, ये दोनों बराबर हो। अब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब ई और ई डैश दोनों क्या हो, समपाती हो, मतलब दोनों में कुछ भी अंतर ना हो, दोनों एक ही बिंदु पर हो। तो अगर ई और ई डैश समपाती हैं तभी ये दोनों बराबर होंगे। और अगर ई और ई डैश में कुछ भी अंतर नहीं है तो आपने डी ई डैश समांतर बी सी माना था ना, तो अगर डी ई डैश बी सी के समांतर है तो डी बी क्या होगा, बी सी के समांतर होगा। तो ये दोनों ही प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप क्या करेंगे, आप इन प्रमेयों को नोट करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि आगे प्रश्नावली में हम लोग इसका प्रयोग करने वाले हैं और डायरेक्ट आपकी परीक्षा में ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको एक एक पॉइंट ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, और अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे आप। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये दोनों प्रमेय जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं, इन दोनों प्रमेयों का हम लोग क्या करेंगे, सूत्र के रूप में, फार्मूले के रूप में प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में यूज करेंगे। ठीक है, ज्यामिति में जो थ्योरम होते हैं, जो प्रमेय होते हैं, वही सूत्र का काम करते हैं। जैसे अभी तक आप बीजगणित पढ़ रहे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, वो क्या थे, वो फार्मूले थे। वैसे जो प्रमेय होते हैं वो ज्यामिति के लिए क्या करते हैं, फार्मूले का काम करते हैं। तो 2 फार्मूला हम लोगों ने सीखा, एक कि अगर कोई भी रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तो वो क्या करती है, दो अन्य भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है। और दूसरा हमने सीखा कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं
बराबर अनुपात में बढ़ जाती हैं तो रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रमेय आप ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।